वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में स्वागत है आपका। आज हम लोग फिर से पहुंच गए अपनी साइंस की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री के 2 लेक्चर हो गए, फिजिक्स खत्म हो गई है, ठीक है। तो आज अपना केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर और ओवरऑल साइंस का 12वां लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। साइंस भी बहुत जल्द ख़त्म करा दूंगा मैं। केमिस्ट्री ख़त्म होते ही बायो शुरू करूँगा। पूरी साइंस को आप ख़त्म कर डालिए, फिर अपने टॉप 500 MCQ करेंगे, फिर PYQ करेंगे और GS फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साइंस में आपको पता है 25 से 28 सवाल आता है ना, तो इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं। चाहे किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, BPSC हो, UPPCS हो, ROAR हो, BE हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपना सल्फर, नाइट्रोजन, ओजोन, इसको देखते हैं। पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। यह है त्रिबंध वाला द्विपरमाणिक अणु है। त्रिबंध वाला द्विपरमाणिक अणु मतलब नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं ना, N2, तो द्वि अणु को होता है, द्विपरमाणु। वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक मात्रा 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा फिर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। संयुक्त अवस्था में ये चिली सॉल्ट पीटर यानी NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि चिली सॉल्ट पीटर का क्या फॉर्मूला है, तो NaNO3। नाइटर, अमोनिया, यूरिया आदि यौगिकों में मिलता है। संयुक्त मतलब कंबाइन अवस्था में आपको चिली सॉल्ट पीटर है, नाइटर है, अमोनिया है जैसे NH3 वगैरह है, यूरिया है, इन सब में मिलेगा। नाइट्रोजन पादपों तथा जंतुओं में पादप प्रोटीन एवं जंतु प्रोटीन के रूप में एक आवश्यक घटक, मतलब नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है, ठीक है, जंतुओं में भी। मिट्टी में यह नाइट्राइडों, नाइट्रेटों और अमोनिया के यौगिकों के रूप में पाई जाता है। मिट्टी में किस में पाया जाता है? नाइट्राइड, नाइट्रेट और अमोनिया के यौगिक के रूप में। फली पादपों के अलावा गिंकंगो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फली जो पादप है उसके अलावा गिंकिंगो, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें, N2O को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। इसे सूंघने पर हंसी आती है और इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, मतलब एनेस्थीसिया देने के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। फार्मूला याद रखना है। देखो अभी आपको क्या याद रखना है? चिली सॉल्टपीटर का फार्मूला, लाफिंग गैस का फार्मूला, ये पूछ चुका है ना कई बार एग्जाम में। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो प्लेन होता है, प्लेन में भी जो आप टायर में गैस भरते हैं बहुत लाइट गैस होती है, इसलिए नाइट्रोजन भरते हैं। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है। टायर का दबाव और तापमान क्या होता है? उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोटक होने की संभावना प्रबल हो जाती है ना, तो इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। अब कोई पूछेगा वायुयान के जो टायर होते हैं एरोप्लेन्स के, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें दबाव और तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फट ना जाए, इसलिए, ठीक है। नाइट्रोजन में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों के लिए भी आवश्यक है। कीट बच्ची पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। कीट बच्ची पौधे कहाँ पाए जाते हैं? कीट बच्ची पौधे वहाँ पाए जाएंगे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगी। इसलिए कीटों को मारकर उनके शरीर में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए जो पौधे होते हैं कीटों को मार के उसमें नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, विषैली नहीं है ये चीज़, ठीक है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जीव जंतु इसमें जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलती इसलिए जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते हैं। यह वायु से हल्की होती है, ठीक है। इसका घनत्व 14 है, हिमांक इतना है 63.2, क्वथनांक 77 केल्विन है। यह जल में अल्पविलय होती है तथा अपरूपता प्रदर्शित नहीं करती है। जल में कैसी है? अल्पविलय, अपरूपता प्रदर्शित नहीं करती, ठीक है। तो ये था नाइट्रोजन के बारे में। अब ओजोन आ गया। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, O3 होता है भाई, यानी त्रिबंधी त्रिपरमाणवीय होता है। कैसा होता है? त्रिपरमाणवीय है ओजोन। ओजोन हवा से भारी होती है तथा जल में अल्प विलय होती है, याद रखिए, हवा से भारी है, जल में अल्प विलय है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारक अपचायक भी है, आपको ये याद रखना है, ऑक्सीकारक होने के कारण अपचायक है। यह KMnO4 और K2Cr2O7 से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। KMnO4 और K2Cr2O7 से अभिक्रिया नहीं करती। ओजोन कीटनाशक के रूप में सिनेमाघरों में, ज़मीन के नीचे चलने वाली रेल में, वायु शुद्ध रखने में और जल शोधन में तथा खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसके यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। कहाँ यूज़ करती? कीटनाशक के रूप में, सिनेमा घरों में, ज़मीन के नीचे चलने वाली रेल में, वायु शुद्ध कर रखने में और जल शोधन में तथा खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ओजोन तल, हाथी दांत, स्टार्च मतलब ओजोन तेल, हाथी दांत, स्टार्च, आटा, नाजुक फैब्रिक के विरंजन में तथा कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। सल्फर, सल्फर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द
सल्फुर यानी सल्फुर से हुई है, सल्फर की सल्फुर से हुई है। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है, तांबे का शत्रु कहा जाता है। अब कोई पूछ लेगा आपसे किस एलिमेंट को तांबे का शत्रु कहा जाता है, तो सल्फर को। सल्फर का साधारण नाम क्या है? ब्रिमस्टोन। क्या है सल्फर का साधारण नाम? ब्रिमस्टोन है सल्फर का साधारण नाम, ब्रिमस्टोन। ठीक है। इसका संकेत ऐसे परमाणु संख्या 16 है तथा परमाणु भार 32.1 होता है। ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है SF6 रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया, बस आपको इसका नोट बना लेने के इसके, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर। ठीक है। अब चलिए एसिड बेसिस सॉल्ट देखते हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल देखो वो यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं तथा उन्हें अंशतः या पूर्णतः धातुओं से या धातुओं के सदृश आचरण रखने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। मतलब देखिए, आप जितने भी एसिड देखोगे H2SO4, HNO3, सब में H+ आयन होगा, HCl है ना, H+ आयन प्रेजेंट होता है। सब में क्या प्रेजेंट होता है? H+ आयन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? H+ आयन। और जब भी एसिड को, जैसे आप ये एसिड है, इसकी धातु से क्रिया कराओ, जैसे धातु मैंने सोडियम ले लिया, तो क्या बनता है? अब ये NaSO4 बना, यानी ये सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाएगी, है ना, तो ये सॉल्ट बनाता है। क्या कहता है? सॉल्ट, यानी लवण बनाता है। जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हों, जिनके जलीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देते हों, जो स्वाद में खट्टे, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है, क्या कि नीले लिटमस को लाल करता है, ये जरूर याद देखना। एसिड अगर है, जैसे मान लो मैंने ये एसिड है इसमें, ठीक है, इसमें लिटमस पेपर डाला नीले कलर का, नीला लिटमस पेपर डाला, अगर एसिड है ये तो लाल हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? लाल। आपको याद क्या करना, क्या ट्रिक है? देखिए एसिड खतरनाक होते हैं ना, और खतरे का सिंबल लाल होता है, तो ऐसे ही समझ लो, नीला लाल बन गया यानी एसिड है। ठीक है। और लाल नीला बन जाएगा तो वो बेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बेस, यानी क्षार हो जाता है। ठीक है। दही है, एक से जैसे दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरके का स्वाद, ये सब खट्टा है, यानी इसमें H+ आयन है, एसिडिक होते हैं। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होता है, साइट्रिक एसिड वगैरह, टार्ट्रिक एसिड सुना होगा आपने। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है, एशियर से, जिसका अर्थ खट्टा होता है। एसिड की उत्पत्ति एशियर से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है। और इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? अब प्राकृतिक एसिड कौन से होते हैं? नेचुरल एसिड, जैसे साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो है ना, जो नेचुरल रूप में पाए जाते हैं। और कुछ होते हैं मिनरल एसिड, है ना, खनिज वाले, जो नहीं पाए जाते हैं नेचुरली, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सब हो गए आपके। ठीक है। अम्ल भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और अम्ल भस्म एवं क्षार से, अब जैसे मान लो एसिड है ये HCl, प्लस मैंने बेस ले लिया कोई NaOH, OH जिसमें लगा होता है वो बेस हो जाता है, यानी क्षार। अब इसका रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा? NaCl बना। ठीक है, यानी ये सॉल्ट बना, और प्लस क्या बन गया? H2O बन गया। देखो, है ना, क्या बन गया? जल बन गया कि नहीं? ये जल बन गया, ये लवण बन गया। ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रहा है। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ठीक है, क्योंकि एसिड खतरनाक होता है इसलिए वो रेड कर देता है उसको, सिंपल सी चीज़। चलो अब क्षार देख लेते हैं। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं एल्कली कहलाते हैं। जो जल में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, उसे एल्कली कहते हैं। OH लगा होता है सब एल्कली में, यानी क्षार में OH लगा होता है। ठीक है। ऐसे भस्म जो जल में विलय होते हैं एल्कली कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जैसे NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सभी क्षार भस्म क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्षार भस्म क्षारक होते हैं, मतलब जितने भी बेस हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं। मतलब कहने का एल्कली जो है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी ना, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि सब पानी में घुलते नहीं हैं, सब पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे MgO होल ट्वाइस ये नहीं घुलेगा। मतलब आप ये समझ लो एल्कली को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ। एल्कली वो बेस जो पानी में घुल जाता है, जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, मतलब एल्कली बेस एल्कली बोलते हैं। जो क्षार जो जल में घुल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। ठीक है। चलिए लवण या सॉल्ट देखते हैं। लवण ऐसे यौगिक हैं जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु
अथवा धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में विस्थापित होने पर बनते हैं। ठीक है, तो वो तो अभी बताया, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ दूसरा यौगिक लवणीय बनता है। अब जैसे मैंने एसिड ले लिया प्लस बेस ले लिया NaOH, OH बेस होता है, H वाला हाइड्रोजन, तो अब ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा यानी लवण बनाएगा, सॉल्ट, और H2O बना देगा। ठीक है, ये होता है पूरी प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब अगर H+ आयन ज़्यादा है तो एसिडिक है, OH- आयन है तो वो बेसिक हो जाएगा। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, सार्वभौमिक सूचक द्वारा। जैसे pH स्केल, क्या है pH स्केल। अब pH में आप देखा होगा 7 क्या हो जाता है आपका, न्यूट्रल है, 7 से कम एसिड है, 7 से ज़्यादा बेस हो जाता है ना, तो pH स्केल कहते हैं। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 0 तक अति अम्लीय, 14 पे अति क्षारीय, 7 न्यूट्रल हो गया। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, इसका pH इसलिए 7 होता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है। प्रबल अम्ल बड़ी मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं, बहुत एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उसमें H+ आयन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये बहुत प्रबल अम्ल है, बहुत ही ज़्यादा कर्सिव नेचर के हैं। कार की बैटरी वगैरह में यही यूज़ होता है, H2SO4। कमज़ोर अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे ये सब एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, उसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदलता है। जैसे लिटमस, एसिड को देखा आपने, नीले को लाल कर देगा, और अगर बेस है तो लाल को नीला कर देगा। ठीक है, जैसे देखो हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये सब। अब pH स्केल देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। pH स्केल जैसे शुद्ध जल जो होता है उसका 7 रहता है pH का, और जितना ज़्यादा नेगेटिव आप मतलब कम आते जाएंगे, pH जो होगा आपका क्या होगा, जितना ज़्यादा कम होगा तो उतना एसिड होता जाएगा। ठीक है, जैसे 0 है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 6 है ये कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 14 ये बहुत ज़्यादा बेस है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। तो कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसका pH 7 से कम होगा, यदि क्षारीय है तो 7 से ज़्यादा होगा, और उदासीन विलयन है तो 7 होता है। ठीक है, चलो अमीनो एसिड देखते हैं। अमीनो एसिड मूलतः 20 प्रकार के होते हैं। 2 अतिरिक्त अमीनो एसिड कुछ प्रजातियों में कोडन द्वारा कोडित होते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्टॉप कोडन के रूप में समझा जाता है। जो विभिन्न प्रोटीन अणुओं को बनाने के लिए अलग अलग तरीक़ों से संयुक्त होते हैं, उनको अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये 2 अमीनो एसिड 21वें और 22वें, और इन्हें क्रमशः सेलेनोस्टीन और पायरोलिसिन नाम दिया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड को 3 समूहों में वर्गित किया गया है। कितने, 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, सशर्त रूप से आवश्यक अमीनो एसिड भी कह सकते हो आप एक। तो आवश्यक अमीनो एसिड कौन होता है, जैसे आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, आवश्यक शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यही कारण है उन्हें भोजन के द्वारा हमें चाहिए होता है। ठीक है, वो कौन से हैं, जैसे 9 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड, जैसे आपका हिस्टीडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथोनिन हो गया, फेनियालानिन, थ्रोनिन और ट्रिपोफैन और वैलिन। ये आवश्यक अमीनो एसिड है जो हमारा शरीर नहीं बनाते, हमें फूड्स के थ्रू लेना पड़ता है, भोजन के माध्यम से। ठीक है, गैर आवश्यक जो हमारा शरीर अमीनो एसिड का उत्पादन कर सकता है तो वो गैर आवश्यक है। इसलिए देखो गैर आवश्यक है वो तो शरीर में बन ही रहा है, जो आवश्यक है वो नहीं बन रहा, वो आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, और खानोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। देखो कोई सरकार हो, कुछ भी हो, कोई सरकार किसी को नहीं देगी जब तक आप खुद नहीं कमाओगे, है ना। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे सरकार किसी को कुछ नहीं करती है, कुछ भी हो, है ना। सरकार को ब्लेम करने से बेटर, और पर अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करने से बेटर होता है कि अपने आप कुछ आप करिए, है ना। करना ज़रूरी होता है, भले ही हम इसे खाने वाले भोजन से प्राप्त ना करें। गैर आवश्यक अमीनो एसिड में शामिल क्या है, एलेनिन है, आर्जिनिन है, शतावरी है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, प्लोइनिन है, सेरिन और टायरोसिन है। ठीक है, सशर्त रूप से आवश्यक है अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जैसे बीमारी और तनाव के समय को छोड़कर सशर्त रूप से आवश्यक अमीनो एसिड आमतौर पर आवश्यक नहीं होते। जब बीमारी और तनाव तभी चाहिए होगा। सशर्त रूप से आवश्यक अमीनो एसिड में शामिल कौन है, आर्जिनिन, सिस्टिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, प्रेलोइन और सेरिन। ठीक है, ये शामिल होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन आ जाता है।
कार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे मेथेन हो गया, CH4, हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। जिससे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब से ही हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ऊर्जा के ये स्रोत होते हैं बहुत ही मुख्य, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, और एक बंद श्रृंखला वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसको एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक जो चेन फॉर्म में होते हैं, बंद होते हैं, ऐसे ब्लॉक्ड होते हैं। एलिफैटिक जो खुली श्रृंखला में होते हैं। फिर आता है सेल रसायन या पेट्रोकेमिकल्स की बात करें। अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक जो पदार्थ है वो घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस, जैसे LPG वगैरह है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, CNG है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल नाम से पता चल रहा है पेट्रोलियम से जो प्राप्त होते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला संतृप्त, क्या विवृत श्रृंखला संतृप्त यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो श्रृंखला संतृप्त है एल्केन, असंतृप्त है एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा ना, बस स्कूल में पढ़ा होगा, एल्केन CnH2n+2। अब कूद कूद के बताओ, सुना ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला कह दो ना, क्या +2 कह दो ना, -2 क्या क्या यार। चलिए खैर, इधर आइए, देखिए एल्केन जो होता है, एल्केन आपको मैं साइंस का कुछ याद दिलाता हूँ, एन लगा होता है इसमें। तो इसमें होता है CnH2n+2, मतलब कार्बन जो होता है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होगा। मतलब जैसे मैंने लिखा CH4, कार्बन 1 है, 1 का डबल 2, उससे 2 ज़्यादा 4। C2, अब 2 का डबल क्या हुआ, 4, 2 ज़्यादा 6, ये हो गया। एक होता है मेथ, 2 होता है एथ, मेथ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए अब आपको स्कूल में जाना नहीं है तो आपको इतना नहीं ध्यान रखना, आपको बस कुछ बेसिक्स जो है MCQ सॉल्व हो जाए वो आपको पढ़ना है। यदि कार्बन परमाणु समृद्ध श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहते हैं, ठीक है, जो वलय बनाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का बहुआबंध, जैसे द्विबंध और त्रिबंध बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, वो डबल बॉन्ड बनाता है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एल्काइन। कौन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी ये संतृप्त है, और ये असंतृप्त है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, आपको स्कूल तो जाना नहीं है, ठीक है। जैसे एथिलीन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H4, एथिलीन का क्या होगा, C2H4। एथिलीन मस्टर्ड गैस का निर्माण किया जाता है, एथिलीन मस्टर्ड गैस का निर्माण करती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है। कैसा है, एक तेल जैसा द्रव है। इसमें सरसों जैसी गंध होती है, मस्टर्ड में सरसों जैसी गंध। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देती है, अगर आप उसकी वाष्प पड़ गई तो फफोले पड़ जाएंगे आप पे। और फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव भी डालती है एथिलीन। एथिलीन देखा होगा, फलों को पकाने में भी यूज़ करी जाती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। एथिल अल्कोहल को, नहीं वो एसिटिलीन होती है, माफ़ कीजिएगा, फल पकाने में युद्ध में करते हैं। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 80 डिग्री ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है। एथिलीन कैसे बनती है, एथिल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे एथिल अल्कोहल लिया आपने और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, उसको इतने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो बनेगी एथिलीन गैस, ठीक है। अभिक्रिया में फिर बात करें अगर, अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कार्य करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसका कार्य करता है, निर्जलीकरण का कार्य करता है। और एथिलीन जो होती है वो रंगहीन मीठी गंध की जल में अल्प विलय गैस है, ठीक है। और इसे सूंघने में बेहोशी भी आ जाती है, किसको, एथिलीन को। और एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में भी करा जाता है। नहीं, फलों को पकाने में भी एथिलीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फलों को पकाने में भी एथिलीन का प्रयोग हो जाएगा। एथिलीन निषेचक के रूप में प्रयुक्त होती है, धातुओं को काटने तथा जोड़ने में भी करा जाता है इसको। निषेचक समझे, एनेस्थीसिया वगैरह देना। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में भी होता है, पॉलीथीन को बनाने में भी करते हैं, ठीक है। अब एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला याद रखो, C2H2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड है, उसकी वाटर में मिला दो उसको तो बन जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलय गैस है। अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है। संपीड़ित एवं द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक भी होती है, पानी में डाल दो बहुत बुलबुले छोड़ेगी। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर विस्फोट होता है, ठीक है। अब एसिटिलीन के उपयोग जो है शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर उच्च ताप उत्पन्न करती है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कार्बन पाया जाएगा।
एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब बहुत ही चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है अगर आप एसिटिलीन को वायु में जला देंगे। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में गैस के रूप में, कार्बाइड जो लैंप है उसमें प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। मतलब जो गैसेज है उसमें आपको देखा होगा एसिटिलीन डाल दो, बढ़िया सूर्य की लैंप चलेगी ना तो वो जलती है, बहुत प्रकाशित होती है वो। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन, जिसका आणविक सूत्र क्या है C4H10। एलपीजी वगैरह में ब्यूटेन ही यूज़ होती है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में करते हैं ब्यूटेन का, और एलपीजी में भी यूज़ होती है ब्यूटेन C4H10। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों की ज़रूरत है वे कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, हार्मोन है, इन्हीं मूल तत्वों से बनते हैं। जितने भी प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट, वो किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये आपको याद रखना है, ये 6 यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट है, मीथेन बहुत उत्सर्जित होती है कहाँ से? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम जो है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। अब मस्टर्ड गैस का आपसे नाम पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो क्या होता है इसका नाम? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। मस्टर्ड गैस का क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। यह एक जहरीली गैस होती है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल देती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर रंगीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य होती है। ठीक है, चिपचिपा होता है, हनी जैसा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए, काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। मेथिल अल्कोहल, मेथेनल या कार्बोनल। मेथिल अल्कोहल पहले लकड़ी एवं भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। किससे? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अतः उसे कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट या कास्ट नेफ्था भी कहते हैं। ठीक है, मेथिल अल्कोहल को कास्ट नेफ्था या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल यानी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन व कुछ अन्य सुगंध तेलों में एस्टरों के रूप में पाई जाती है। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल, कुछ अन्य सुगंध तेलों में एस्टरों के रूप में पाई जाती है। यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट के रूप में उपस्थित होते हैं। मेथिल अल्कोहल के गुण देख लेते हैं। मेथिल अल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री होता है। इसकी स्पिरिट जैसी गंध होती है। मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है, और अधिक पीने से मृत्यु भी हो जाती है इसको। विषैले गुण के कारण मेथिल अल्कोहल का उपयोग एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में भी किया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह विषैला भी हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल अल्कोहलों के सामान्य गुण प्रदर्शित करता है। यह वायु और ऑक्सीजन में हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, वायु और ऑक्सीजन में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसकी वाष्प वायु ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक भी बनाती है, विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है, अब मेथिल अल्कोहल के उपयोग हैं जो आपको याद रख लेने हैं। पेंट बनाने में, ठीक है, वार्निश करने में, सेल्यूलॉइड में, चपड़ा में आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में करते हैं। किसका उपयोग? मेथिल अल्कोहल। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। रंजक यानी डाइज जो हैं, परफ्यूम्स, औषधियाँ आदि को औद्योगिक निर्माण में यूज़ करते हैं। मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलित स्पिरिट बनाने में भी होता है, और मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल मेथिलित स्पिरिट और व्यक्तिकृत स्पिरिट कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिकृत स्पिरिट। एथिल अल्कोहल में विषैला मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक, तो कुल मिला के 1-2 इसके यूजेस याद कर लेना, बस काम हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल 40%, जल 60% का मिश्रण जो है ऑटोमोबाइल में रेडिएटर के लिए एंटी फ्रीज के रूप में प्रयुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एंटी फ्रीज के रूप में। ठीक है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारणतः अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंध तेलों में पाया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल सभी प्रकार के शराब जो होती है, वाइन्स का मुख्य अवयव है। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन। इसका निर्माण युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, अतः ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है इसको। एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध अल्कोहल 100% एथिल अल्कोहल, जिसको निर्जल एथिल अल्कोहल को शुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। 100% एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? शुद्ध अल्कोहल। परिष्कृत स्पिरिट के भिन्नात्मक आसवन द्वारा शुद्ध अल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता,
क्योंकि परिष्कृत स्पिरिट के भिन्नात्मक आश्वासन से 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% पानी का स्थिर मिश्रण बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। चलो एथिल अल्कोहल के अब उपयोग देख लेते हैं। मेथिलित स्पिरिट बनाने में, पेंट है, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन के विलायक के रूप में, औषधियों में, टिंचर में, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि के बनाने में, अंतर्दहन इंजन के ईंधनों के रूप में करते हैं इसका उपयोग, जैव नमूनों के परीक्षण में, स्पिरिट लेवल अल्कोहल थर्मामीटर में, स्पिरिट लेवल और अल्कोहल थर्मामीटर में भी यूज़ होता है, स्पिरिट, लैंप, स्टोव, इस सब में ईंधन के रूप में भी होता है। मदिरा व अल्कोहली पेय पदार्थ में भी करते हैं। ठीक है, मदिरा वगैरह में भी एथिल अल्कोहल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर यहीं करते हैं। कल अब हम लोग शुरू करेंगे पॉलीमर से बहुलक से इंपॉर्टेंट बहुलक, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए रेलेवेंट होते हैं। तो जितना बताया बस इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स नोट कर लीजिए, फिर जब आपको MCQ में कराऊंगा देखिएगा आप इसको कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस के प्लस MCQ मिल जाएंगे, पेड क्विज़ मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिसको लगा के आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड क्विज़ मिल गया आपको, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, साइंस के पूरे मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का जितना तैयारी के लिए ज़रूरी होता है सिर्फ उतना करने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।